हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आ गए हैं एक और नए फॉर्मूला शीट के साथ। तो बेटा, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर की पूरी फॉर्मूला शीट। ये देख सकते हो आपकी फॉर्मूला शीट बन चुकी है। सर ये तो काफ़ी छोटी फॉर्मूला शीट है। हाँ, ये चैप्टर ही छोटा है, इसलिए आपकी फॉर्मूला शीट भी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ओके सर। तो स्टार्ट करेंगे जल्दी से मैं आपको ये चीज़ें रिकॉल करवा देता हूँ। ओके, तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द बार मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है सर? m इज इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू एल, वेर कैपिटल M इज द मैग्नेटिक मूवमेंट एंड स्मॉल m इज द पोल स्ट्रेंथ और L इज द दोनों के बीच का, साउथ और नॉर्थ पोल के बीच का आपके पास लेंथ देखने को मिलेगा। तो ये वाला फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि बेसिक फॉर्मूला है। वैसे आपको याद रखना पड़ेगा, जो पोल स्ट्रेंथ होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे मैं पूरा पढ़ा रहा नहीं हूँ कुछ। अगर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो अपन ने इसी चैनल पे दैट इज साइंस समुराई पे पूरी माइंड मैप लिए रखी हुई है 14 चैप्टर्स ऑफ योर फिजिक्स के। तो आप वो चेकआउट भी कर सकते हो, और आपका वीक जो पोर्शन है वो आप सिंपली रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, ओके। फॉर्मूला शीट पे कंटिन्यू करते हैं। अगर मैं एक बार मैग्नेट को कट करता हूँ अलोंग इट्स लेंथ, अगर मैं लेंथ के अलोंग इसे कट करता हूँ इनटू एन पार्ट्स, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? लेंथ तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जो पोल स्ट्रेंथ होगा वो n टाइम्स कम हो जाएगा। पोल स्ट्रेंथ अगर n टाइम्स कम हो गया है तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी आपका n टाइम्स कम हो जाएगा। हाँ, ये बात क्लियर है। हाँ सर, अगर मैंने कट किया परपेंडिकुलर टू द लेंथ इनटू n पार्ट्स, तो परपेंडिकुलर कट करने के बाद मेरा पोल स्ट्रेंथ तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वो एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन मेरा लेंथ क्या हो जाएगा? n टाइम्स कम हो जाएगा। इसलिए मेरा ओवरऑल मैग्नेटिक मूवमेंट मेरा n टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे m डैश क्या है कि न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट आपका पुराने मैग्नेटिक मूवमेंट का n गुना कम हो जाएगा। हाँ सर, ये वाली बात क्लियर हो गई मैग्नेटिक मूवमेंट की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बता देता हूँ कि साउथ से लेकर नॉर्थ पोल की तरफ होते हैं वो इनसाइड द मैग्नेट, और आउटसाइड द बार मैग्नेट इट इज नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आपके पास होता है बेंडिंग ऑफ बार मैग्नेट, जहां पे अपन ने बार मैग्नेट को बेंड करने की कोशिश की थी। दो अपने पास केसेस आते हैं। अगर मैंने साइड से बेंड किया और आर के फॉर्म में आ गया, जो कि थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, उसके थीटा एंगल सबटेंड करने वाला आर्क है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है सर? m डैश जब भी मैं यहाँ पे लिखूंगा वो होता है न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट। न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल्स टू पुराना मैग्नेटिक मूवमेंट साइन थीटा बाय 2 बटा थीटा बाय 2। अगर थीटा आपको खुला मिले, थीटा आपको किसी साइन के साथ नहीं, कॉस के साथ नहीं, थीटा आपको खुला मिले, तो वो आप रेडियंस में पुट करोगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है। हाँ सर, उसके बाद आपके पास होता है कि सर ये बार मैग्नेट है, मैंने उसे आर की तरफ नहीं मोड़ा, मैंने सेंटर से उसे मोड़ दिया। अगर मैं सेंटर से मोड़ता हूं तो नीचे थीटा बाय 2 का टर्म नहीं आता, तो m डैश इज इक्वल्स टू m sin थीटा बाय 2 आपके पास ये फॉर्मूला हो जाता है। हाँ सर, अगर सर हम बेसिक से करना चाहे तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? अगर आप बेसिक से करना चाहोगे तो m डैश विल बी, m डैश आपके पास क्या आएगा? पोल स्ट्रेंथ तो सर कांस्टेंट रहेगा। यस, पोल स्ट्रेंथ कांस्टेंट रहेगा इनटू एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव आपको ज्योमेट्री से निकालना पड़ेगा। ठीक है सर, ओके। ये आपका बेसिक से करने वाला है, ये आपके दो इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हो। हाँ सर, उसके बाद आपके पास होता है बी फॉर अ मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल में मैग्नेटिक मूवमेंट निकालनी होती है। एक्सियल पॉइंट पे कितनी होगी, इक्वेटर पॉइंट पे कितनी होगी, तो उसके फॉर्मूलेज मैंने यहाँ पे शॉर्ट डायपोल के लिखे हुए हैं। आपको मालूम होगा शॉर्ट डायपोल का मतलब क्या है? जो खुद की मेरी जो डायपोल की लेंथ है वो बहुत बहुत कम है एज कंपेयर टू जहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ। यस, तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला क्या आ जाता है? 2 म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय आर क्यूब आपके पास आ जाता है एक्सियल पॉइंट पे। एक्सियल पॉइंट का क्या होता है? इक्वेटोरियल पॉइंट से डबल होता है, तो यहाँ पे 2 का टर्म नहीं आ जाएगा। इक्वेटोरियल पॉइंट में आपके पास क्या आ जाएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय आर क्यूब आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला क्लियर है? हाँ सर, ये वाला फॉर्मूला हमने देखे हुए हैं। ये वाले फॉर्मूले इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी ऐसे एनालॉगस वे में अपन क्लास में करते थे। ओके, उसके बाद आपके पास आता है टॉर्क। सर टॉर्क तो आपने पिछली चैप्टर में करवा दिया था, दैट इज योर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में। हाँ, वो करवा दिया था, लेकिन यहाँ पे जस्ट रिकॉल करने के लिए टॉर्क इज इक्वल्स टू m क्रॉस b होता है। टॉर्क इज इक्वल्स टू mb sin थीटा। ओके, उसके बाद आपके पास आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? दैट इज माइनस m और डॉट बी आपके पास आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट है तो cos थीटा लिखूंगा, u इज इक्वल्स टू माइनस mb cos थीटा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा सवाल इस पे पूछे जाते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, तो उसके लिए सिंपल कॉन्सेप्ट होता है
MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। cos थीटा 1 मतलब इनिशियली थीटा एंगल पे था, रोटेट करके थीटा 2 एंगल पे ला दिया, तो ये फॉर्मूला आप सिंपल यूज कर सकते हो। सिंपल आपके साइन के साथ ये मैंने बनाया हुआ है, मतलब अपन लाते ये वाला फॉर्मूला तो आपका सीधा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आ जाएगा, दैट इज MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। यस, उसके बाद अपन देखते हैं कि भाई अगर मैंने थीटा, इस केस में थीटा मैंने छोटा रखा तो ये SHM कर सकता है, तो SHM का टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट आई बाय MB आपके पास आ जाएगा। उससे अपन क्या निकाल सकते हैं सर, M निकाल सकते हैं, उससे आप M निकाल सकते हो, दैट इज M इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आई बाय पाई टी स्क्वायर। तो ये आपका वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर में यूज होता है। हाँ सर, उसके बाद अगर यही मैं इसे ही मैं कट कर दूं अलोंग द लेंथ में, अगर मैं कट कर दूं और ईच पार्ट का मैं टाइम पीरियड निकालूं, तो अलोंग द लेंथ अगर मैं n पार्ट्स में कट करता हूं तो जो फाइनल टाइम पीरियड आता है एक ईच पार्ट का, वो t के बराबर आपके पास देखने को मिलेगा। अगर मैं परपेंडिकुलर इसे कट करता हूँ लेंथ में इनटू n इक्वल पार्ट्स, तो इसका जो एक पार्ट का जो आपके पास टाइम होता है t डैश इज इक्वल्स टू t बाय n टाइम्स, वो आपका रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, टाइम पीरियड के ऊपर इतने सवाल देखने को नहीं मिले, लेकिन सवाल वो पूछ सकता है, अच्छा अगर उसे पेपर बनाना होगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आता है, मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। H आपके पास क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी आपके पास ये होता है। H को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी से कहा जाता है, दैट इज B बाय म्यू। ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए अगर B एयर में होगा तो म्यू नॉट होगा, मीडियम में होगा तो म्यू एम आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, H वाला समझ में आया? हाँ सर, H वाला समझ में आया। उसके बाद I होता है, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आपके बुक में यहाँ पे कैपिटल M दिया हुआ है, लेकिन कोई सिंबल से मतलब नहीं है, बस अपने को इसकी परिभाषा जाननी होती है, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो यही उसका फॉर्मूला हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यस सर, उसके बाद आपके पास होता है chi m, दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये होता है I बाय H, ये होता है I बाय H, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। यस सर, उसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये वाला फॉर्मूला आता है, दैट इज म्यू आर रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल्स टू 1 प्लस chi m। आपके पास फॉर्मूला आता है। सर ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन होता है, ये परमिएबिलिटी है। ठीक है, ये परमिएबिलिटी है, तो म्यू आर इज इक्वल्स टू म्यू एम बाय म्यू नॉट आपके पास आ जाएगा। ओके, गॉस लॉ की अगर मैं बात करता हूं तो गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म क्या कहता है, क्लोज्ड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ B डॉट dA इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। यस सर, ये बात काफी कंसेप्चुअली करेक्ट है, अगर पूछ लिया तो हम इसे आंसर कर पाएंगे। ओके, उसके बाद आपके पास क्या आता है सर, सब्सटेंसेस आ जाता है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक में क्या होता है, म्यू उसका जो क्या होगा वो लेस होगा म्यू नॉट से, क्योंकि भाई वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा है, अंदर उसकी B कम होगी B नॉट से, म्यू और उसका 1 से कम होगा, और chi m उसका नेगेटिव होगा। ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, chi m उसका नेगेटिव होता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आपका वीकली अट्रैक्ट होता है, तो उसमें म्यू थोड़ा ज्यादा होगा म्यू नॉट से, उसके बाद B ज्यादा होगा B नॉट से, और म्यू आर उसका 1 से ज्यादा होगा, और chi m उसका 0 से ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में भी समझ में आया। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये आपके क्या होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, इसलिए B इसका काफी ज्यादा होगा B नॉट से, म्यू इसका काफी ज्यादा होगा म्यू नॉट से, म्यू आर इसका काफी ज्यादा होगा 1 से, और chi m भी इसका काफी ज्यादा होगा 1 से। तो फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे ही कुछ सवाल वो पूछ सकता है, और फिर थियोरेटिकली पार्ट आपके पास बचता है। उसके बाद मैं कहता हूँ क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ आपके पास क्या होता है सर, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए डिफाइन होता है, जो chi m इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ये लॉ किसने दिया था, क्यूरी ने, साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसे क्यूरीज लॉ कहा जाता है। उसके पास अगर मैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करूंगा तो इसे क्यूरी-वीज लॉ कहा जाता है, लेकिन ये मैं बस आपको बता रहा हूँ कि chi m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T माइनस Tc। सर ये Tc क्या होता है, दिस इज द क्यूरीज टेम्परेचर एट विच अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक। समझ में आ गया? तो फेरोमैग्नेटिज्म का वो है T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T माइनस Tc, और इसका क्यूरीज लॉ फॉर पैरामैग्नेटिक आपके पास आ जाएगा, chi m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। डायमैग्नेटिक में chi m जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो भाई ये अपन ने पूरी फॉर्मूला शीट एक बार देख ली, पूरा चैप्टर इसमें ही कंसाइज वे में आपका रिवाइज हो जाएगा। यस सर, रिवाइज हो चुका है हमारा इस फॉर्मूला शीट से आपका पूरा चैप्टर आई होप आपका रिवाइज हो गया होगा। तो स्टे ट्यून्ड, और फॉर्मूला शीट्स हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको क्रिस्प और इजी रिवीजन मिल सके। तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।